Okay guys, good afternoon. So please confirm कि मेरी एक बार आवाज आ रही है. Good afternoon, sir. Okay. So continuing with the post Panipat, Maratha pride has been lost, and the rise of East India Company has started. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से पेशवा की हमने बात कर ली थी कि पेशवा किस तरह से राज पे आए, किस तरह से बालाजी विश्वनाथ, किस तरह से उनके बेटे बाजीराव, फिर उनके बाद बालाजी बाजीराव, और किस तरह से कहानी चलती है हमने डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके अंदर जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी उसकी हम बात करेंगे. तो ये वही चार्ट फिर से तुम्हारे सामने की बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव, बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब भी कहते हैं हम. ठीक है, उनके बाद उनके 3 बच्चे थे. विश्वासराव के साथ एक सदाशिव राव थे जो पानीपत की 3rd बैटल 1761 में जिनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद माधवराव को बना दिया जाता है. कौन बनाती है? कॉन्फेडरेसी बनाती है. कॉन्फेडरेसी को हम क्या कहते हैं? 12 भाई भी कहते हैं. एक्चुअली में कौन कौन थे? नाना फडणीस थे प्लस 11 और लोग थे. ठीक है, तो 12 भाई ऐसे बोला करते थे उनको, 12 भाई. ठीक है, तो माधव उन्होंने डिसाइड किया कि माधवराव बनेंगे 4th पेशवा. ठीक है, और अपने उसके बाद 1772 में रघुनाथ राव इनके चाचा जी इनको मार देते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बालाजी बाजीराव के मरने के बाद, राणा साहब के मरने के बाद कौन बनेंगे? रघुनाथ राव खुद बनेंगे पेशवा. लेकिन जो कन्फेडरेसी है, जो 12 भाई की कन्फेडरेसी है, वो क्या डिसाइड करती है? नाना फडणवीस जो जिसके चीफ होते हैं, वो क्या डिसाइड करती है कि बादी माधवराव हमारे नेक्स्ट पेशवा बनेंगे. लेकिन विद इन ईयर 1772 के अंदर उनको मार दिया जाता है. उसके बाद जब नारायण राव को बनाया जाता है 5th पेशवा, तो वो भी रघुनाथ राव उनको भी मार देते हैं. फिर नारायण राव के मरने के बाद उनके बेटे का जन्म होता है जिनको हम सवाई माधवराव कहते हैं या नारायण माधवराव कहते हैं. माधव नारायण राव जो भी एक ही बात है. वो माइनर होते हैं तो उनको बनाया जाता है. उसको जब पेशवा बनाते हैं तब रघुनाथ राव जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, पेशवा बनना चाहते हैं, वो ये एक्चुअली इसको 12 भाई कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लेते हैं 12 भाई कॉन्स्पिरेसी इज रिलेटेड विद, तो तुम्हें पता लग जाएगा. जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से तुम देख लेना, कोई भी ऑप्शन देंगे तुम्हें पता लग सकता है. तो ये कहानी है 12 भाई कॉन्स्पिरेसी की. तो रघुनाथ राव क्या करते हैं? फिर रिवोल्ट करते हैं क्योंकि उनको पेशवाशिप नहीं मिलती है. सो दे वेंट टू सूरत इन सर्च ऑफ हेल्प. सूरत में जाते हैं तो वो 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं. बट एज टोल्ड यू यस्टरडे क्या होता है कि जब वो उनके पास जाते हैं 1775 में जब उनके पास जाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो जाता है. कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 which has to be revised after 20 years. सर, ये रेगुलेटिंग एक्ट किसने पास किया था? इसका पास करने का कारण क्या था? ये मैं तुम्हें बता चुका था. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अराउंड 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा था. किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से. तब उन्होंने कमेटी बिठाकर उनको ये पता लगा कि जो ऑफिशियल्स हैं किसके? कंपनी के ऑफिशियल्स वर गेटिंग रिच, नॉट द कंपनी. कंपनी रिच नहीं हो रही थी, कंपनी के ऑफिशियल्स रिच हो रहे थे. ठीक है, याद करो नायब नवाब वाला, जो डेप्यूटी नवाब वो बंगाल में लगाते हैं अपने बंदा. ठीक है, उसके बाद ये सीन क्रिएट होता है. तो दे ऑब्जर्व्ड कि एक्चुअली the officials of the company were getting rich, not the company actually. This denotes कि there was a huge level of corruption. बहुत अच्छे वाला corruption चल रहा था उस समय पर. इस चीज को देखते हुए the British Parliament decides
कि हम एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे 1772 में, अकॉर्डिंग टू मतलब द मेन एम ऑफ दैट एक्ट वुड बी, द मेन एम ऑफ दैट एक्ट वुड बी टू कंट्रोल and regulate, to control and regulate the actions of ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। उनके एक्शंस को, वो जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी इंडिया से रिलेटेड कुछ भी होगा, उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। व्हाट वाज डिसाइडेड इन दैट, बहुत कुछ डिसाइड हुआ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मेन वो ये था कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक बॉम्बे एक एरिया था इनका इम्पोर्टेंट, हमारे पास एक मद्रास एरिया इनका इम्पोर्टेंट था, और एक हमारे पास बंगाल का एरिया इम्पोर्टेंट था। व्हाट दैट दे डिसाइडेड इज कि जो इनके गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, हर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर होती है, हर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, डिसाइडेड वाज कि इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो धीरे धीरे कौन 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 करेगा, कौन डिसाइड करेगा, हमारे गवर्नर जनरल जो यहाँ पर गवर्नर बैठा है कैलकाटा में, वो डिसाइड करेगा। तो इसलिए उनकी पोस्ट को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक क्या कहलाए जाते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाए जाते थे। ठीक है, उनकी लेजिस्लेटिव पार्ट्स को, उनकी लेजिस्लेटिव पार्ट्स को क्या बना दिया था, यहाँ पर कौन संभालने लग गया था, कैलकाटा का गवर्नर। तो अब कैलकाटा का गवर्नर क्या कहलाया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या कहते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ कैलकाटा। अब क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। So the point here is कि the maximum powers have been shifted to Governor General of Bengal, and the first Governor General of Bengal was Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे पास पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो जब ये ट्रीटी होती है हमारे पास 1775 के अंदर, द ट्रीटी ऑफ सूरत, द ट्रीटी ऑफ सूरत हमारे पास होती है, और उस ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर डिसाइड होता है, उस ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर डिसाइड होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल हेल्प रघुनाथ राव विद 2500 सोल्जर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी will help Raghunath Rao with 2500 soldiers, and in return Raghunath Rao will have to cede Salsette and Bassein to East India Company, plus the revenue of Surat and Badaut। ठीक है, सालसेट और बसीन किसको देना पड़ेगा आपको, सालसेट और बसीन किसको देना पड़ेगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। रघुनाथ राव, अगर हम तेरे से ट्रीटी साइन कर रहे हैं, अगर हम राजा बन जाते हैं, तो अगर तेरे को और पेशवा बना देते हैं, तो ये तो चीज तेरे को देनी पड़ेगी, और उसके बदले में हम तेरे को 2500 सोल्जर्स भी दे रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 6 लाख रुपीस गिवन बाय रघुनाथ राव टू ईस्ट इंडिया कंपनी, टू रघुनाथ राव टू ईस्ट इंडिया कंपनी। द थर्ड कंडीशन केप्ट वाज कि मराठास विल नॉट रेड इन द एरिया ऑफ बंगाल एंड कर्नाटक। कर्नाटक के एरिया में मराठास विल नॉट रेड। ये डिसाइड हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत में। ट्रीटी ऑफ सूरत किसमें हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव के बीच में। कब हुई थी, 1775 को हुई थी। बट द प्रॉब्लम इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्यों, जब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग पावरफुल हो गया, तो कहता तुमने मेरे से बिना पूछे ट्रीटी साइन कैसे करी, तुम गवर्नर हो, मैं कौन हूँ, गवर्नर जनरल, तो ट्रीटी साइन कैसे की। वो अपने एक इंसान लेफ्टिनेंट अपटन को भेजता है, लेफ्टिनेंट अपटन को भेजता है, और कहता है साइन दिस न्यू ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इस पुरंदर की ट्रीटी को साइन करो।
नई ट्रीटी को, इस पुरंदर की जो नई ट्रीटी जो मैं लेफ्टिनेंट अपटन के हाथ भेज रहा हूं, प्लीज डू साइन इट, इसको साइन कीजिए। और इस ट्रीटी के अंदर क्या लिखा था कि पीस मेंटेन होगी, रघुनाथ राव को सूरत वाला रीजन दे दिया जाएगा और उसको पेंशन 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 पे रख देंगे उसको, और कुछ भी नहीं है, उसको पेंशन पे रख देंगे, कुछ भी नहीं है। इसी बीच क्या होता है कि उधर की साइड बैठे हुए नाना फडणवीस क्या करते हैं, नाना फडणवीस क्या करते हैं, नाना फडणवीस उस समय पर कोई जो एरिया ट्रीटी के अंदर इनके अंदर जो डिसाइड हुआ होता है वो एरिया फ्रेंच को दे देते हैं, फ्रेंच को वो एरिया वेस्टर्न कोस्ट पे जो एरिया होता है वो फ्रेंच को बेच देते हैं या दे देते हैं। उसी चीज से उसी चीज से इरिटेट होकर उसी चीज से इरिटेट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर करने जाती है नाना फडणवीस के साथ, नाना फडणवीस के साथ वॉर पे चली जाती है। नाना फडणवीस के साथ जब वॉर होती है तो एंड पे जाके जब वो हार जाते हैं, अराउंड ये 1779 के आसपास की बात है, तो जब वो हार जाते हैं तो ट्रीटी ऑफ वडगाम होती है, ट्रीटी ऑफ वडगाम होती है इन सबके बीच में। किसके बीच में? नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ वडगाम होती है। ठीक है, क्योंकि नाना फडणवीस कोई एरिया भेज देते हैं, बेच देते हैं फ्रेंच को, जो एरिया एक्चुअली में ट्रीटी के अंदर किसका माना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एरिया माना जाता है। लेकिन वो नाना फडणवीस फ्रेंच लोगों को दे देते हैं, और फिर इस चीज को देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आ जाता है, वो रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं इनके साथ। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और फिर ट्रीटी ऑफ वडगाम होती है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स को हार पसंद नहीं आती, वॉरेन हेस्टिंग्स को ट्रीटी ऑफ वडगाम नहीं पसंद आती। वो क्या करता है, अपना एक ऑफिसर गोडार्ड को भेजता है बंगाल से, अहमदाबाद वाले एरिया में भी, बसीन वाले एरिया में भी, ठीक है, और कैप्टन पोफम को भेजता है ग्वालियर वाले रीजन में, सिंधिया को डिफीट करता है। सिंधिया को डिफीट करता है तो उसके बाद कहता है कि फोन मिलाओ और बोलो कि सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे को हार पसंद नहीं है, ना मैं कभी हारा हूं, तो इसलिए अपने जो भी मराठा वाले लोग हैं उनको बोलो कि सरेंडर कर दो। सरेंडर किया जाता है, तो जो अल्टीमेटली जो ट्रीटी होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के एंड पे, वो मैसूर वॉर नहीं, मराठा वॉर है, फर्स्ट एंग्लो गलत लिखा हुआ ऊपर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के एंड पे जो ट्रीटी होती है वो कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा 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 वॉर के एंड पे जो ट्रीटी होती है वो कौन सी होती है, सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। शुरुआत कहां से हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरुआत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत से इसकी शुरुआत होती है। जब रघुनाथ राव इरिटेट होकर किनसे ट्रीटी करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रीटी करता है। कौन सी, ट्रीटी ऑफ सूरत करता है। उस ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर क्या डिसाइड होता है, 2500 सोल्जर्स का डिसीजन होता है, सालसेट बसीन वाला एरिया देना पड़ेगा, सूरत और भड़ोच की आपको हमें रिवेन्यू देना पड़ेगा, और चौथी कंडीशन, द फोर्थ कंडीशन वाज दैट मराठा विल नॉट रेड इन द एरिया ऑफ बंगाल एंड कर्नाटक। लेकिन ये ट्रीटी कब हुई, 1775 में। किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सूरत के बीच में, या बॉम्बे के बीच में, लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, इस चीज को देखकर जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग्स होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमसे बड़ा कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, हेस्टिंग्स। तो बाप से बिना पूछे तुमने ट्रीटी साइन करी तो करी कैसे, ट्रीटी साइन कैसे करी, भेजता है लेफ्टिनेंट अपटन को भेजता है, कहता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करो, पीस पीस एस्टेब्लिश करो। पसंद नहीं आती ये ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो बॉम्बे में जो बैठे हैं उनको नहीं पसंद आती, और रघुनाथ राव को भी नहीं पसंद आती। इधर से नाना फडणवीस पंगे ले लेते हैं, वो कुछ फ्रेंच को एरिया कुछ बेच देते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे। उसी से गुस्से होकर ईस्ट इंडिया कंपनी इन पे रिवोल्ट करती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली हार जाती है किसी कारण से, और फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है। वडगांव की ट्रीटी जब होती है तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पता लगता है कि हम तो हार गए, तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है,
वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, अपने कुछ ऑफिसर्स को भेजता है, ठीक है, अहमदाबाद वाले एरिया में, बसीन वाले एरिया में, सिंधियाज के पास भेजता है, ग्वालियर वाले एरिया में, ठीक है। तो उनके पास जब वो भेजता है तो कहता है उनको, जब बताता है कि तुम करो, अब सरेंडर करो क्योंकि तुम हार चुके हो, फोन मिलाओ, व्हाट्सअप करो, वीडियो कॉल करो, उधर बोलो कि हम हार चुके हैं, तो उनको बताओ कि हम हार चुके हैं, तो अपने जो हथियार है वो नीचे रख दो, और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज ट्रीटीज कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी। क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ट्रीटी ऑफ सूरत पूछ लिया है उसने, ट्रीटी ऑफ हमारे पास उसने पूछ लिया मान लो वडगांव, और उसने लिख दिया पुरंदर, और उसने लिख दिया बॉन्डी वॉश। which of these treaty is not related with फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या एंग्लो मराठा वॉर? तो पता लगा सकते हैं ना हम कि ये तो फ्रेंच के साथ रिलेटेड है। ये तो इस ट्रीटी के एंड के बाद तो जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो भाग गए थे, ठीक है। तो ये बहुत बस इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। बाकी थोड़ा बहुत तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्लो बन सके, तुम्हें इस तरह से रट्टे ना मारना पड़े कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में सूरत की, वडगांव की, पुरंदर की, और फिर उसके बाद सालबाई की ट्रीटी हुई थी। रट्टे ना मारने पड़े, इसीलिए कहानी बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। कमिंग प्रोसीडिंग, नेक्स्ट हमारे पास है जो बच्चे आज, कुछ मेरे को स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है, ठीक है, अराउंड 15-20 बच्चे नहीं है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको आज ये समझ आएगा, ठीक है, प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि आपको समझ आएगा। इफ यू वर एब्सेंट फ्रॉम लास्ट 10-15 दिन से एब्सेंट थे तो फ्लो नहीं बन पाएगा, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास है ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंदर क्या हम डिसाइड करते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी का डिसीजन होता है हमारे पास, रिटर्निंग ऑफ एरियाज, जो एरियाज हमने किए हैं वो रिटर्न करने होते हैं, रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया जाता है, 20 साल के लिए डिसाइड किया जाता है कि वी विल नॉट फाइट, बट जो इंटरनल कन्फेडरेसी है किसकी, मराठास की, वो वीक हो रही है। इधर से याद करो, सवाई माधव राव नारायण राव के बेटे, सवाई माधव राव कह सकते हो या माधव नारायण राव, जिनको पेशवा बनाया था, वो नाना फडणवीस के कंट्रोलिंग के कारण, वो जिस हिसाब से कंट्रोल करते हैं उसको, उससे परेशान होकर ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड इन 1795। 1795 में माधव नारायण राव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, एंड उसके बाद थोड़े समय के लिए नाना फडणवीस संभालते हैं, लेकिन 1800 के अंदर नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। इफ यू रिमेम्बर 1799 के आसपास टीपू भी तो खत्म हो जाता है, देख रहे हो, दो लड्डू एक साथ फूटे, मैसूर भी खत्म, इधर से मराठा भी ऑलमोस्ट खत्म, कोई खास बंदा नहीं रह गया इसके अंदर, ठीक है, कोई अच्छी चीज नहीं रह गया मराठा के अंदर। 1799 में मैसूर भी तो खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई। उसके बाद याद करो, रघुनाथ राव का की तरह, अपने बाप की तरह, उसका बेटा बाजीराव सेकंड आते हैं, ठीक है। बाजीराव सेकंड कोशिश करते हैं कि वो कन्फेडरेसी का हेल्प लेकर सेटिंग वगैरह करे, ठीक है। बाजीराव यहाँ पर 2 है। 1800 से 1803 तक देखना क्या होता है, 1796 के आसपास बाजीराव 2 का बिकम्स द पेशवा, ठीक है। बाजीराव 2 बिकम्स द पेशवा, वांटेड टू रीगेन पावर, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपस में मराठा सरदार ही लड़ते रहते हैं, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, एक साइड पर तुम्हारे बाजीराव सेकंड, एक साइड पर तुम्हारे बाजीराव सेकंड प्लस
दूसरी साइड पर तुम्हारे दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, एक साइड पर बाजीराव सेकंड एंड दौलतराव सिंधिया वर्सेस वर्सेस यशवंत वर्सेस यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर। अरे क्यों लड़ाई हो जाती है इनके अंदर? क्योंकि ये दोनों भाई साहब मिलकर यशवंत राव होलकर के भाई को मार देते हैं। बाजीराव टू और दौलतराव सिंधिया मिलकर यशवंत राव होलकर के भाई को मार देते हैं। ये बंदा इसीलिए इसीलिए यशवंत राव क्या करता है, पुणे वाले रीजन में अटैक करता है, पुणे वाले रीजन में अटैक करता है यशवंत राव होलकर। गुस्से में होता है, मेरे भाई को मारा तो मारा कैसे। पुणे वाले रीजन में जब ये अटैक करता है तो फिर क्या होता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ये अपना बाजीराव अपने बाप का बेटा क्या करता है, जिस तरह से वो भागा था इस तरह से ये भी भागता है। ये भागता है बसीन की तरफ और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगता है। कैन यू इवन इमेजिन? जिस तरह का बाप उसी तरह का बेटा, कि अपने उसके भाई को मारा तूने, होलकर के भाई को मारा दौलतराव सिंधिया के साथ, और जब वो सामने से आया तो लड़ भी ना सका। तो बाजीराव डर के मारे किसके पास भाग जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भाग जाता है। सब्सिडरी अलायंस होता है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं तुम्हें इस लेक्चर के बाद मतलब ये जब सारे कंक्वेस्ट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, छोटे मोटे रह गए अब तो, मराठास के बाद तो बहुत, पंजाब रह गया तो छोटा मोटा रहेगा, सिंध रह गया, ठीक है, अफगानिस्तान और थोड़ा असम बर्मा नेपाल वाला टाइप रह गया, 3-4 रह गए। देन विल कम टू 1857 पर आएंगे फिर, ठीक है। सो सब्सिडी लाइन को मैं उस समय करूंगा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन होती है इनके बीच में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन होती है हमारे अपने इनके बीच में, बाजीराव टू के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, क्योंकि बाजीराव टू उनके पास भागकर चला जाता है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या डिसाइड होता है? ट्रीटी ऑफ बसीन में पेशवा मतलब हमारा बाजीराव टू सीक्स हेल्प फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। he have to give territories worth 26 lakh to East India Company, including गुजरात, तापी, नर्मदा, तुंगभद्रा वाला जो रीजन है, ये तो तुम्हें पता है, ये रिवर्स वाले रीजन है सारे, तापी, नर्मदा वैली वगैरह वाला रीजन, तुंगभद्रा, ठीक है। एंड सूरत गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी और फॉरेनर से आपने कोई अलायंस नहीं करोगे, आप किसी से कोई बातचीत नहीं करोगे एक्सेप्ट इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी विल एक्ट एज अ मीडिएटर। ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी हेल्प करेगी इस सब चीज में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में बहुत अच्छे से आ चुके हो। वो आप मतलब यू हैव नॉट गिवन एनी लिबर्टी, आपको कोई लिबर्टी नहीं है, आप सोवेन नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी और फॉरेन कंट्री से बात नहीं कर सकते हो। आपको अगर कोई डिस्प्यूट का सेटलमेंट भी करना है तो उसमें कौन आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा। इस चीज को देखकर कि बाजीराव टू एक तरह से पपेट बन चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, इस चीज को देखकर रिएक्शन आता है बाकी मराठा सरदार से। दे फील इंसल्टेड, दे फील ह्यूमिलेटेड फॉर देम। एंड कौन सबसे ज्यादा इंसल्ट फील करता है, कौन सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करता है? दौलत राव सिंधिया एंड राघोजी भोसले, ठीक है। राघोजी भोसले एंड दौलत राव सिंधिया इकट्ठे होकर वॉर स्टार्ट करते हैं। उस समय तक हमारे पास लॉर्ड वेलेस्ली आ जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ऑर्डर करते हैं, एक तो आर्थर वेलेस्ली को भेजते हैं कि जब आर्थर वेलेस्ली तू लड़ रघुजी भोसले के साथ, और जनरल कैले को नॉर्थ वाले रीजन में भेजते हैं कि जा तू लड़ सिंधिया के साथ, और उसके थोड़े समय बाद होलकर से लड़ने के लिए आप जॉर्ज बार्लो को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग लड़ते हैं। तो जो रघुजी भोसले के साथ ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है 1803 के अंदर, और सिंधिया के साथ जो ट्रीटी होती है वो सुरजी, इसके अंदर नाम गलत लिखा हुआ है, सुरजी अंजनगांव, सुरजी अंजनगांव, AR नहीं है AN नहीं, सुरजी अंजनगांव की जो ट्रीटी होती है वो हमारी सिंधिया के साथ ट्रीटी होती है।
एंड ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट हमारी होलकर के साथ होती है जॉर्ज बारलो के बीच में। ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, मतलब डेट नहीं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुई थी, कब हुई थी। अगर डेट तो नहीं आपसे पूछेंगे, अगर याद कर सकते हो कि डिफीट ऑफ सिंधिया के समय तो बेस्ट है, ठीक है। बट आई वांट स्ट्रेस यू, आई वांट एम्फसाइज कि इस चीज को याद रखो, ठीक है। बहुत रेयर चांस होगा कि वो आपसे पूछे कि सिंधिया के कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो मेनली वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी ट्रीटी कौन सी वॉर के अंदर हुई थी, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो दौलत राव सिंधिया रघुजी भोंसले जब लड़ते हैं तो रघुजी भोंसले के साथ जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी होती है देवगांव 1803 के अंदर। आर्थर वेलेस्ली उनसे लड़ने जाते हैं और जनरल कैले जो नॉर्थ के अंदर जाते हैं सिंधिया से लड़ने, तो उनके साथ जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी होती है सुरजी अंजनगाम की ट्रीटी होती है। उसके थोड़े समय बाद, दो सालों बाद, उसके बाद जो होलकर के साथ जो लड़ाई होती है वो, उसमें जो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होती है, जॉर्ज बारलो उनके साथ लड़ते हैं। अपनी अपनी रिस्पेक्ट को गवाता देख इन लोगों में जागती है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है कि नहीं, या तो मर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, इट्स बेटर कि हम इस तरह से इनके हाथों में जिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपना जो था कि अपना सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। यहाँ पर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1803 के आसपास आकर, 1803 के आसपास, 1805 के आसपास आकर एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है। देन कम्स द पैसिव पीरियड, और यू कैन से वैक्यूम पीरियड कह सकता हूँ कि थोड़ा शांत समय आ जाता है 1805 से 1818 तक, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, वो थोड़े और कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं। जॉर्ज बारलो, लॉर्ड मिंटो भी आ जाते हैं। लॉर्ड मिंटो जब आता है तब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ जाता होता है, वो मैं तब तुम्हें पॉलिटी के अंदर करवाऊंगा, उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली में अभी तक यहाँ पर इसका कोई सच रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 के अंदर देखते हैं कि भाई साहब मराठास ऑलमोस्ट खत्म है, मराठास ऑलमोस्ट खत्म है। और एक्चुअली में चार्टर एक्ट 1813 के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी की सारी मतलब पावर्स होती हैं, मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, वो किन के पास चली जाती हैं, ब्रिटिशर्स के पास चली जाती हैं। ऑलवेज रिमेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी, डिफरेंशिएट करके चलना ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को, प्लीज प्लीज। अभी तक मैं सिनोनिम्स यूज कर रहा था, रिप्लेस करके यूज कर रहा था, बट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रीजन इज ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट इटसेल्फ इज अ नेशन, अपने आप में कंट्री है वो एक, ठीक है। तो अभी तक जो काम चल रहा है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवीन कर रही है, लेकिन टोटली 1857 के बाद, टोटली 1857 कहा जाता है किताबों के अंदर कि टोटली 1857 के बाद पूरा पूरा जो राज्य सब जो पूरा सिस्टम संभालेगा वो कौन संभालेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब क्राउन रूल आ जाएगा। इसीलिए पॉलिटी के अंदर आपको एक दो जगह देखने को मिलेगी, तो 1757 से लेके 1857 तक यू विल सी कंपनी रूल, एंड 1857 से लेकर 1947 तक यू विल सी क्राउन रूल, ठीक है। यही कारण होता है, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू 1813 के अंदर दे डिसाइड कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वाली जो सारी पावर्स हैं वो कौन संभालेंगे, the persons or officials appointed by ब्रिटिश पार्लियामेंट संभालेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कमर्शियल संभालेगी, चाइना के साथ जो टी वगैरह सिल्क वगैरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो संभालो, ठीक है। और कोई काम नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस चीज को देखते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दिए हैं, उस चीज को देखते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स डिसाइड करता है कि हमें ज्यादा मार्केट कवर करनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं से पैसा और लेकर आना पड़ेगा। सो ही वांटेड टू एनेक्स मोर ऑफ इंडियन टेरिटरीज, और ज्यादा मार्केट की उसको जरूरत पड़ती है, ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ही वांटेड टू एंड द मराठा सरदार। आई होप आपको यहाँ पर इंटेंशन समझ आ रही होगी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होती है, क्योंकि उनको मार्केट की जरूरत पड़ती है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उनको ज्यादा इंडियन टेरिटरी चाहिए होती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। पॉलिटिकल पावर अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती 1813 के बाद, मोस्ट ऑफ,
और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स नहीं संभाल सकती ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप चाइना से टी सिल्क वगैरह करो, बस बहुत है, इससे ज्यादा आप इंटरव्यू मत करो, क्योंकि आप पहले ही डुबा चुके हो कंपनी को, ठीक है, आप पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। हाउ डेयर यू आस्क फॉर द लोन ऑफ $1 मिलियन अपने 1772 के अंदर, ठीक है। तो तब से ही इसको बहुत ज्यादा फटका पड़ता रहता है। एनीवे, इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो फिर ही वांटेड कि एनेक्सेशन तो अब करनी पड़ेगी, वी नीड मार्केट, वी नीड रॉ मटेरियल्स, सो वांटेड टू एंड मराठा सरदार, ठीक है। भोंसले को हालांकि फिर से प्रेशराइज किया जाता है कि सब्सिडरी अलायंस वगैरह के लिए, और यहाँ पर जो मेजर स्टेप लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, वो मेजर स्टेप्स क्या लेते हैं कि धीरे धीरे पिंडारीज को खत्म करते हैं। सर ये पिंडारीज मतलब, पिंडारीज मतलब यू कैन से द फुट सोल्जर्स ऑफ मराठा, मराठा को बहुत अच्छे वाला सपोर्ट था इन पिंडारीज का। पिंडारीज मतलब कि काइंड ऑफ, इफ यू नो व्हाट इज फ्रीलांसिंग मतलब ये लोग वैसे अपना काम चलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, कि पिंडारीज को आवाज मारी कि भाई साहब एक वॉर लड़ने जाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर लिया कि इस वॉर को इतने समय चलेगी और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आज के समय पर भी चलती है ना, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना है, कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है आपको, और आपको ये काम जब आप खत्म कर दोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको हम कहते हैं फ्रीलांसर्स, कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो पिंडारीज वर यू कैन से अपने फ्रीलांसर्स थे, पिंडारीज जो थे हमारे पास फ्रीलांसर्स थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने रियलाइज किया, सलमान खान वाली फिल्म वीर, पता नहीं, मैंने वीर मूवी नहीं देखी, कार्तिक शर्मा, मैंने वीर मूवी नहीं देखी, ठीक है। तो पिंडारीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, सो देवर एक्चुअली दे हैड अ उनको मराठास को बहुत सपोर्ट था इन पिंडारीज का। सो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड कि हाँ, इन पिंडारीज को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इन पिंडारीज को खत्म करते हैं तो फिर एक लहर सी चलती है इसके अंदर कि भाई पिंडारीज खत्म हो रहे हैं, मतलब हमारा बहुत बड़ा जो हाथ है लड़ाइयों में, जिनका हमारा हाथ होता है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। they tried to control the Pindaris they started killing the Pindaris, ठीक है। तो इस कारण से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हो जाती है। और 1816 से, अगर 1818 की अगर मैं बात करता हूँ, उस समय तक की बात करता हूँ, तो इस समय तक मराठाज हैव ऑलमोस्ट वीकन, बहुत वीक हो चुके हैं। और मराठाज को इसी कारण से इंसल्ट फील हो रहा है, ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है, डिफीट हो चुके हैं। तो जब पेशवा बाजीराव सेकंड, रिमेंबर पेशवा बाजीराव सेकंड जो किसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया था, वो सोचता है कि लेट्स गेट पावरफुल, अब पार में आना ही पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो चुकी। इतना ह्यूमिलेशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना इन्होंने कर दिया। सो ही नेगोशिएट्स विद मराठा सरदार्स के साथ बातचीत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किस्मत नहीं अच्छी होती इस इंसान की। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक बड़ौदा का मिनिस्टर पुणे के अंदर जाता है, उसका नाम होता है गंगाधर शास्त्री पुणे के अंदर जाता है, और वहां पर पेशवा का एक मिनिस्टर, पेशवा मतलब बाजीराव टू, पेशवा का एक मिनिस्टर त्रिम्बब जी, इसके अंदर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, त्रिम्बब जी एक्चुअली में उस मिनिस्टर को मार देते हैं। कहा क्या जाता है कि जो मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर इज नेवर किल्ड, मैसेंजर वाज नेवर यूज्ड टू किल। मैसेंजर को अगर आपने मार दिया है, इसका मतलब आपने एक वॉर को न्योता दे दिया है, ठीक है। आपने वॉर स्टार्ट कर दिया एक्चुअली में, अगर आपने किसी मैसेंजर को या किसी एम्बेसडर को अगर आपने मार दिया है। तो इमेजिन कि अगर हमारे जो एम्बेसडर्स है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, जो अपॉइंटेड एम्बेसडर्स हैं, जो अलग अलग कंट्री में एम्बेसीज में बैठे हैं, अगर वहां की कंट्री उनको मार देती है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये आपने सर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और ये वॉर को आपने न्योता दे लिया है, ठीक है। तो एम्बेसडर्स मैसेंजर्स को कभी
मारा नहीं जाता था हिस्ट्री के अंदर, बट इन्होंने गलती कर दी, इस पेशवा ने गलती कर दी कि बड़ौदा का जो मिनिस्टर था, ठीक है, उसको मार दिया। और कहा जाता है कि उस समय पर पेशवा पे एक बंदा रहता था वहां पर, जिसका नाम था एलिफेंट स्टोन। एलिफेंट स्टोन नाम के बंदा ने इंटरवीन किया। एलिफेंट स्टोन नाम का बंदा कहता कि मेरे इस त्रिम्बक जी को मेरे सामने लेकर आओ, मैं इनके साथ बात करूंगा कि कैसे आपने ये मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को मारा। पेशवा का आता माजी सटकली कहता, ऐसे कैसे इंटरवीन करोगे, ऐसे कैसे इंटरवीन करोगे, क्यों इंटरवीन करोगे, हमारा है ना, हमसे गलती हुई है ना, हम संभाल लेंगे। लेकिन वो एलिफेंट स्टोन नहीं माना, और फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम क्रिएट होती गई, और उसी कारण से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाती है। एंड 1817 के अंदर द डिफीट ऑफ पेशवा हुई और पूना की ट्रीटी होती है। और 18 इधर जून में ये होता है, नवंबर में डिफीट ऑफ सिंधिया एट ग्वालियर। ट्रीटी में डिसाइड किया जाता है कि कोई और अब पेंडारीज तुम्हारी लाइफ में और नहीं रहेंगे, नो मोर पेंडारीज। तो पेंडारीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे एज सच, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। कहां से स्टार्ट होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर पिछले वाले पेज पर अगर तुम जाओगे, हाँ ये रहा। तो पैसिव पीरियड चलता है थोड़ा थोड़ा। 1813 के अंदर जब देखती है ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमारे पास तो रह ही कुछ नहीं गया, हमारे पास तो इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक जो है जो पार्ट्स हैं सिर्फ वो ही चाइना के वो दिए हैं हमें, और उसके बाद इनको पता लगता है कि और इंडिया में एनेक्सेशन करना पड़ेगा, हमें मार्केट चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसीलिए मराठास को हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी कारण से ये शुरुआत धीरे धीरे करते हैं पेंडारीज को मारना, फ्रीलांसर्स को मारना शुरू करते हैं इनके। इसी कारण से जब उनको पता लगता है, बाजीराव टू को पता लगता है एक्चुअली में कि हमारी इंसल्ट हो चुकी है, हमारा ह्यूमिलेशन जरूरत से ज्यादा हो चुका है, अपनी गलती का उसको एहसास होता है, ही थॉट ऑफ गेटिंग पावरफुल। लेकिन किसी कारण से बड़ौदा के मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री को वो मार देता है, वो मैसेंजर को, एम्बेसडर को मार देता है, त्रिम्बक जी। तो फिर जब एलिफेंट स्टोन जब इस चीज में इंटरवीन करते हैं, तो मराठा मतलब पेशवा रिवॉल्ट कर देते हैं, और दिस लीड्स टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। 1817 में डिफीट हो जाता है पेशवा का, पूना की ट्रीटी होती है, और 1817 में ही सिंधिया की जो डिफीट हो जाता है, ग्वालियर में सिंधिया का डिफीट हो जाता है, और उसकी ट्रीटी में ये डिसाइड होता है कि तुम लोग और अब कोई क्या कहते हैं अपने पिंडारीज के साथ और बातचीत अब तुम नहीं करोगे, ठीक है। और होलकर के साथ इसके अंदर एक मिनट इसके अंदर लिखा हुआ है, हाँ चलो ठीक है, लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पे, द फाइनल ब्लो। ओके, द फाइनल ब्लो एक्चुअली में इसके बाद, इस हारने के बाद, किसी तरह से हारने के बाद जो बाजीराव टू है, ही अगेन डिसाइड्स, वो फिर किसी तरह से कंसोलिडेट करता है खुद की पावर को। अराउंड कहा जाता है कि वो 20,000 सोल्जर्स इकट्ठे कर लेता है, 20,000 सोल्जर्स इकट्ठे कर लेता है, और फिर बुलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब लड़ो, मेरे साथ लड़ना है। तो एक जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है किसके साथ, अपने इसके साथ, बाजीराव टू के साथ, ठीक है। लेकिन जॉन मेलकम बंदा इनको मार देता है, ठीक है। जॉन मेलकम बंदा मतलब भीम वाले रीजन में भीम तुम्हें पता है रिवर है, और कोरेगाम एक ऑब्वियसली बात है विलेज है, गांव पीछे लिखा हुआ है। दूसरी साइड पर होलकर के साथ, होलकर को भी खत्म कर देते हैं। ट्रीटी ऑफ मंडसौर होती है, दिस वाज द पर्सन लास्ट वन टू सरेंडर, ठीक है। होलकर भी खत्म, पेशवा भी खत्म, जब उसने लास्ट टाइम आगे बढ़ने की कोशिश की, 20,000 सोल्जर्स इकट्ठे करके उसने बढ़ने की कोशिश की, ठीक है। सो नो मोर पेशवाशिप एंड कन्फेडरेसी एबॉलिश्ड। यहाँ पर मराठा का काम खत्म हो जाता है। सो द मोस्ट ऑफ इंडिया अब इनके अंडर आ चुका है, मैसूर इनके पास आ चुका है। जो मेजर प्रॉब्लम्स थे ना, जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे इनके लिए, जो बड़े बड़े हर्डल्स थे इनके लिए, वो खत्म हो चुके हैं। मैसूर खत्म हो गया है, बंगाल खत्म हो गया है, मराठास भी खत्म हो गए
हैं। कहा जाता है कि जो ये भीम कोरेगांव वाली जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो ये वाला जो यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी ना भीम कोरेगांव में, इसमें इसकी कॉन्स्पिरेसी चलती है कि पेशवा की इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑलमोस्ट हार चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट हार चुकी थी इसके अंदर, इस वाली लड़ाई के अंदर भीम कोरेगांव में। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महर्ष की हेल्प मिल जाती है। महर्ष वर एक्चुअली अनटचेबल्स, मतलब जो ये मराठा या पेशवा थे ये महर्ष को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये अनटचेबल्स माने जाते थे, अनटचेबल्स माने जाते थे उस समय पर। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तक मतलब बता सुनना तुम्हें पता लगेगा कि इन लोगों ने इनकी महर्ष की हेल्प ली, इन अनटचेबल्स की हेल्प ली, एग्री किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भी ठीक है तुम हमारी आर्मी में आ जाओ, और अलग से इनका रेजिमेंट बनाया जिसको बोला जाता है महर रेजिमेंट। महर रेजिमेंट बनाया। कैन यू इवन इमेजिन कि यहाँ से शुरुआत होगी डिवाइड एंड रूल की। आओ तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट करते हैं, आओ। कब किया, कब एक्सेप्ट किया? जब इनको पता लगा कि हम लोग हारने वाले हैं, जब हम लोग हारने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक क्यों नहीं किया, आज तक क्यों नहीं किया? जब इनको पता लगा कि हम हारने वाले हैं, हम खत्म होने वाले हैं, महर्ष को कहा कि आओ हमारे साथ, हमारी आर्मी में जुड़ो, तुम्हें ये लोग अनटचेबल्स मानते हैं, हमारे लिए तुम कोई अनटचेबल्स नहीं, यार इक्वल ये वो ऐसे वैसे बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं और महर रेजिमेंट बनाते हैं। डिवाइड एंड रूल की ऑलमोस्ट कह सकते हो तुम शुरुआत यहाँ से हो ही गई है। और ये जो महर रेजिमेंट है इट कंटिन्यूज टिल 1857 के अंदर ये क्या होती है, कंटिन्यू चलती है। लेकिन 1857 के आसपास क्या होता है, 1857 के आसपास, 1857 के अंदर सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले रिवोल्ट करने वाले ये महर्षि थे, सबसे पहले रिवोल्ट करने वाले ये महर्षि थे, क्योंकि 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 थोड़े समय बाद, इस लड़ाई के थोड़े समय बाद ही इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था। They were getting exploited by the hand of Britishers. क्या कहना चाहते हो सर? यूज एंड थ्रो, अपना मतलब निकलता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला सिस्टम था इनका। सो महर्ष की रेजिमेंट पहले बनाई, उसके थोड़े समय बाद जब काम हो गया, सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग मतलब एक तरह से इन्होंने कास्ट एंगल भी यूज किया हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री वगैरह लोग लिखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थी पहले से ही। they were the faults or you can say or the cracks were already present। जो हमारी कास्ट को लेकर जो डिफरेंसेस थे वो पहले से ही थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड देम। उन्होंने इस चीज का एक्सप्लॉइट किया कि इस क्रैक, ये जो फॉल्ट दिख रहा है ना तुम्हें कास्ट का बीच में, चलो इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका यूज किया और उसी का यूज कर करके फिर तुम देख लो अब ये कहाँ पे ये हार सकते थे ये बहुत आसानी से। लेकिन उन्होंने कास्ट एंगल को यूज किया, महर्ष को यूज किया और वॉर जीती। उसके बाद यूज एंड थ्रो वाला सीन किया। बाद में कहा जाता है कि ये आर्मी डिसबैंड वगैरह हो जाती है। हालांकि अराउंड 1900 के आसपास ये जो है अपने राम जी अम्बेडकर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखते हैं। एक्चुअली राम जी जो अम्बेडकर हैं वो इसके पार्ट हुआ करते थे इस ब्रिटिश आर्मी के, तो वो लेटर वगैरह लिखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन एंड सेकंड के टाइम पे जब ये देखो, अभी उससे पहले क्या करती इन्होंने आर्मी डिसबैंड कर दी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन और सेकंड के टाइम पे जब इनको दोबारा लोगों की जरूरत पड़ती है, ये फिर से ये महार रेजिमेंट बनाते हैं। दे अगेन कॉल देम कि आओ आओ हमारे लिए मरो। So this was you can say this was actually the conspiracy. So this was actually the conspiracy which Britishers used to exercise कि किस तरह से उन्होंने पहले उस कास्ट एंगल को यूज किया, उन अनटचेबल्स को यूज किया, उसके बाद डिसबैंड कर दिया आर्मी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको जरूरत पड़ी, ठीक है, जब राम जी अम्बेडकर ने एक्चुअली में लिख दिया था लेटर वगैरह 1900 के आसपास, उन्होंने अम्बेडकर ने लेटर लिखा कि हमें आर्मी चाहिए, तो बहुत समय बाद इन्होंने जाके उस लेटर को एक्सेप्ट किया। जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में
जब इनको दोबारा से लोगों की जरूरत पड़ी। तो these were the practices which Britisher used to follow. I hope you can imagine किस तरह के ये लोग थे, एक तरह से निकम्मे लोग थे। Anyway, what happened to Bajirao II? Bajirao II was sent to कानपुर। कानपुर में उसको भेज दिया जाता है, उसको पेंशन पे रख दिया जाता है और फिर थोड़े समय बाद उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। ठीक है, रही बात सतारा की। सतारा की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका एक पपेट रूलर सब्सिडरी अलायंस हो जाता है। ठीक है, पपेट रूलर इनका प्रताप सिंह इनको बिठा दिया जाता है सतारा में। ठीक है, और फिर डलहौजी वगैरह बाद में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाद में बताऊंगा, उसके हिसाब से सतारा को वापस ले लेते हैं। ठीक है, और फिर वो 1857 के इसके बाद जो रिवॉल्ट वाला सीन आ जाएगा। सो अब जो थोड़ा बहुत एरिया रह गया है वो पंजाब और सिंध का जो एरिया रह गया है, लेकिन पंजाब और सिंध को करने से पहले छोटे मोटे, वैसे छोटा मोटा ज्यादा कुछ बड़ा सीन नहीं रह गया इसके अंदर। वी विल डिस्कस अबाउट हम इसके हिसाब से चलेंगे। अगर इसके अंदर देखें, हमने डिस्कस कर लिया है हाउ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ यूरोपियंस टुक प्लेस, हाउ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल टुक प्लेस, हाउ द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड मराठास टुक प्लेस। नेक्स्ट कम टू गुरखा रेजिमेंट भी होती है, इफ यू नो, नेपाल वाले रीजन। और जो आज का समय का जो नेपाल के साथ हमारा इशू चल रहा है वो यहीं से ही चालू हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रीटी तुम्हें देखने को मिलेगी, ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली का चलो मैं डिस्कस करता हूँ, अभी पता लग जाएगा। मैं वो इशू डिस्कस नहीं करूंगा जो आज अभी उठ रहा है। मैं जो नेपाल का कंक्वेस्ट है सिर्फ वो डिस्कस करूंगा। वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ जब मैं करंट अफेयर्स वगैरह की बात करूंगा, जब मैं इन सब चीजों पे बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू दिस, नेपाल 1816 तक इंडिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटरीज, ब्रिटिश कंक्वेस्ट बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स कह सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज अब नेपाल वाला रीजन अगर तुम देखो तो नेपाल वाला रीजन अगर तुम देखो तो हेयर आर हिमालयस, ये नेपाल उत्तराखंड हो गया, नेपाल ये है ही सिक्किम वगैरह, थोड़ा सा नॉर्थ वाला बंगाल वगैरह रीजन। तो दिस वाज ऑल इन नेपाल। दे यूज्ड टू लिव इन द हिली एरियाज में रहने वाले लोग थे ये। ठीक है, तो लेट्स सी किस तरह से नेपाल का या गुरखास का कंक्वेस्ट होता है। ओरिजिन गुरखा स्टेट, पीपल बिलोंगिंग टू हिल टाउन एरियाज, ऑब्वियसली बात है हिमालय वाले रीजन में ये रहते थे। ठीक है, सो these people actually wanted to expand towards plain, ये प्लेन्स की तरफ एक्सपैंड करना चाहते थे। बट ऑन दी अदर साइड वेलेस्ली जो बैठा था यहाँ पर, ये हिमालय की तरफ बढ़ना चाहता था, मतलब दोनों ही कह सकते हैं कि एक्सपेंशन करना चाहते थे, दोनों ही एक्सपेंशन करना चाहते थे। ठीक है, और एक्सपेंशन के लिए वेलेस्ली ने यहाँ पे आसपास वाले रीजन में कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह बना दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह बना दिए थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो ये अपने गुरखाज है, गुरखाज इन पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं, इन पुलिस स्टेशन पर काफी समय तक अटैक करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वेलेस्ली को ये चीज पसंद नहीं आती। ठीक है, और वो चलो वेलेस्ली तो ये बनाए थे, लेकिन तब तक हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गए थे। तो उस समय पर जब ये भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, इधर से ये भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऊपर से गोरखास ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस स्टेशन पर जो है अटैक वगैरह कर दिया है। तो अल्टीमेटली इनके बीच में वॉर होती है और वॉर में के बाद जो 1816 के अंदर जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली होती है, कुमाऊं वाला रीजन इनको देना पड़ता है, तेराई वगैरह वाला रीजन, तेराई इफ यू रिमेंबर, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने अभी ये चीज पढ़ाई है, गढ़वाल तेराई वगैरह हिल स्टेशन वगैरह कुछ वगैरह देने पड़ते हैं। नेपाली किंग्स गिव्स ऑटोनॉमी एंड इनकी रिक्रूटमेंट भी होती है आर्मी के अंदर। आज भी तुम्हें गुरखा रेजिमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो उत्तराखंड वाले रीजन को लेकर जो आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको डिटेल में मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। जस्ट रिमेंबर कि ये 1816 जो ट्रीटी ऑफ सिगौली इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। यहाँ से ही जो इशू आज उठ रहा है, हालांकि इशू बहुत समय तक आ जाता, बट जो हमारे जो भी रिसेंटली जो पीएम बने हैं, जो पीएम है मतलब अभी इसके नेपाल के, तो इज अ काइंड ऑफ अ कम्युनिस्ट पर्सन एंड यू नो वो तो अपने हैं ही, चाइना तो है ही फिर। ठीक है, तो उनका काफी अच्छी भाइयों वाली बात चल रही है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट, वो चाइना तो शुरू से वाले प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। एनीवे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में पहले भी, चाइना की क्या पॉलिसी है। तो इनको मैं फिर कभी सगौली की ट्रीटी को मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, तुमने रिवाइज भी करना है एंड प्लीज मेरे को रिमाइंड करा दिया करो कि मेरे को वो बेचने हैं तुम्हें,
ये जो भी है PDF वगैरह, ठीक है। आई डोंट थिंक कि तुम में से कोई रिवाइज कर रहा है, क्योंकि तुम लिख तो रहे नहीं हो जितनी जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स तुम्हारे पास है नहीं है, आई डोंट नो तुम कहाँ से रिवाइज कर रहे हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़, मैं तो भूल जाता हूँ बिकॉज मेरी 3-4 क्लासेस होती हैं, तो प्लीज़ रिमाइंड मी आफ्टर 6 बजे के बाद, 6 बजे के आसपास टेक्स्ट कर दिया करो मेरे को, मैं तुम्हें PDF भेज दिया करूँ, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर समवन कल, क्योंकि कोई ना कोई तो भेजेगा, बट आई थॉट कि शायद दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, रिवाइज करने में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। आई कैन गारंटी कि अगर तुम साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे, ये कहानी बाद में नहीं याद आने वाली है। नोट्स हालांकि मैंने बना कर दी हुए हैं, बट इसके पीछे जो कहानी, जो चीजें नोट्स के अंदर रही है, वो तुम्हें साथ साथ बताता हूँ, तो वो तुम्हें अभी अभी ही याद आएगी उस समय पर, बाद में तुम सोचो कि याद आ जाए तो नहीं हो पाएगा। एंड मोर ओवर द टाइम हैज कम, द 16th, सॉरी 16th क्या, 6 सितंबर आ चुकी है बिल्कुल पास में, ठीक है। सो रिवीजन का चांस हमें बहुत कम मिलेगा, डू रिमेम्बर दिस, ठीक है। इस मंथ के एंड तक आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिस्ट्री खत्म करवाऊँ, देन आई विल स्टार्ट विद द पॉलिटी, एंड कोशिश करेंगे बीच में से वर्ल्ड ज्योग्राफी करने की, ठीक है, पॉलिटी की, और फिर इकोनॉमिक्स की हम स्टार्टिंग करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि हमें समय मिल पाएगा पूरा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, मैं ज़्यादा तुम पर प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि तुम रिवाइज कर सको इस चीज़ को आराम से। हम 1 महीने के अंदर आराम से सिलेबस कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए नो नीड टू प्रेशराइज, आराम से रिवाइज करो। प्लीज डू टेक्स्ट मी एट अराउंड 6 PM, ताकि मैं तुम्हें याद से ये चीज भेज सकूं। एनी डाउट्स, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू। सर जो गोरखास थे सर, ये नेपाल से आ रहे थे कि कुछ? गोरखास, बच्चे गोरखास जैसे हम पंजाबी बोलते ना, पंजाब में रहने वाले, तो नेपाल में रहने वाले को हम गोरखास बोला करते थे। दिस इज इट, गोरखा स्टेट लिखा हुआ ना इसके अंदर, गोरखा स्टेट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हाँ कुशल, मर्सिनरीज कह सकते हो, यू कैन से कि पंडारीज मर्सिनरीज थे, काइंड ऑफ कह सकते हो। आई जस्ट, मैंने अभी चेक किया तुम्हारा मैसेज, मर्सिनरीज कह सकते हो, टाइप ऑफ।